Hello and welcome to my channel. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पार्ट 3 हमारी थर्ड बुक क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। दो वीडियोस के ऊपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आज इसके ऊपर ये तीसरी वीडियो है, फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। तो बैलेंस शीट को कैसे प्रेजेंट करना है ये हम इस वीडियो के थ्रू सीख रहे हैं, जिसका एटलीस्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस बुक में आता है। और साथ ही साथ आप देखोगे तो कंपनी अकाउंट्स में भी 4 नंबर का आता है, पर वो सिर्फ शेयर कैपिटल से बिलोंग करता है। बट क्योंकि दोनों ही इससे प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट के हैं, तो ये दोनों ही मिलकर हमारे 7 मार्क्स बनते हैं। तो ये 4 मार्क्स की तो हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं, उसके थ्रू हम उसको यहाँ पर आए तो यहाँ पर, नहीं तो वहाँ पर तो हम कर ही चुके हैं। आज की जो ये हमारी वीडियो है ये एसेट्स से रिलेटेड है, कि जितनी हेडिंग और सब हेडिंग हमारी एसेट्स में आती हैं उनको आप कैसे समझेंगे, वो आपको क्या बताती हैं, वो हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। सारा का सारा जो काम हम सीख रहे हैं या इसको समझ रहे हैं, वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं, और एज पर आवर जो भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग सीख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखें तो दो ही मेन हेडिंग है। एक को हम नॉन करंट एसेट्स के नाम से जानते हैं और दूसरी हमारी करंट एसेट्स हैं। तो एसेट साइड में सिर्फ दो ही मेन हेडिंग है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। वेयर एज अगर हम इक्विटी और लाइबिलिटी की बात करें तो वहाँ पर 4 हेडिंग है हमारी। पहली शेयर होल्डर फंड, दूसरी शेयर एप्लीकेशन मिनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरी नॉन करंट लाइबिलिटी और चौथी करंट लाइबिलिटी। यहाँ आपको दो ही मिलेंगी, तो इन दोनों को ही अभी हमें स्टडी करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एसेट क्या होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेकंड पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन विच इज़ प्रेजेंटेड इन वर्टिकल फॉर्म, जिसको हम किस में प्रेजेंट करते हैं आज के समय में, वर्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, और ये उसका सेकंड पार्ट होता है एसेट साइड। ठीक है, तो आप देखोगे वर्टिकली प्रेजेंट हो रहा है। पहला पार्ट हमने करा था इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब हम इसका जब वो होता है टोटल ऑफ लाइबिलिटी का टोटल होता है, उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट शुरू होता है जो एसेट्स के नाम से है। एसेट्स आप जानते हो वो सारी फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली चीज़ें, या जो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट कर कर देंगी, वो सारी क्या होती हैं, हमारी एसेट्स होती हैं। तो कंटेंट अगर हम एसेट साइड का देखें तो वहाँ पर दो मेन हेडिंग है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, जिसको मैं अभी आपको बता ही रहा था। अब इसके क्लासिफिकेशन पर चलने से पहले कि इन दोनों हेडिंग के अंदर क्या आता है, उस पर जाने से पहले हम एक बार दोबारा से ये देख लें कि करंट और नॉन करंट किस बेस पर हम इनको एसेट्स को डिवाइड करेंगे। तो देखिए, नॉन करंट और करंट का डिस्टिंक्शन जो है वो इस बेस पर है कि ये जितनी भी नीचे हमने कंडीशन लिखी हैं, अगर ये फुलफिल होती हैं वो तो करंट एसेट्स हैं। वो सारी क्या है कि इफ़ इट इज़ इन्वॉल्व इन बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल, वो ऑपरेटिंग साइकिल आपकी 18 मंथ की भी हो सकती है, 15 मंथ की भी हो सकती है, 9 मंथ की भी हो सकती है। तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपके 12 मंथ ही हों। तो जो भी चीज़ जिसको हम करंट कहेंगे वो उसकी बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन हो, पहला क्राइटेरिया करंट के लिए। दूसरा है कि जो भी उससे मुझे रियलाइज्ड होना है, मतलब कि जो मुझे मिलना है उस एसेट से, वो 12 मंथ के अंदर अंदर मिल जाए, नहीं तो वो नॉन करंट एसेट्स हो जाएगी। फिर ऐसी जो भी एसेट्स हमारे पास होती हैं वो प्राइमरीली जो हम हेल्ड करते हैं, हम अपने पास रखते हैं, उसका उद्देश्य ट्रेडिंग होता है। और इसके अंदर करंट के अंदर ही कैश और कैश इक्विवेलेंट आता है, क्यों वो अपने आप ही क्या हैं, कन्वर्टिबल, वो मतलब कि वो खुद कन्वर्ट हैं कैश के अंदर। तो वो ऑब्वियसली अपना शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, क्योंकि कैश का हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ इन चारों में ना आए तो वो अदर या उन सब एसेट्स को हम क्या कह देते हैं, नॉन करंट एसेट्स कह देते हैं। तो इन करंट के लिए बेसिकली तो 3 ही हम चीज़ों को देखते हैं। इन 3 में भी हम पहले 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। या तो हम 12 महीने की कंडीशन देखते हैं या हम ऑपरेटिंग साइकिल की कंडीशन देखते हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट का हमें पता है कि वो करंट होता है।
और ट्रेडिंग उद्देश्य होता ही होता है, तो ये भी हमें नॉर्मली पता चल जाता है। तो इन चीज़ों को देखकर ही हम क्लासीफाई कर पाएंगे कि कोई चीज़ करंट है या नॉन करंट है। चलते हैं आगे, नॉन करंट एसेट्स की तरफ चलते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर ये सब हेडिंग आती हैं, तो आप इन सब हेडिंग्स को अगर देखोगे तो आपको ये टोटल 5 मिलेंगी। 5 में सबसे पहली फिक्स्ड एसेट्स है, दूसरी हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, तीसरी डेफर टैक्स एसेट है, जैसे लाइबिलिटी में डेफर टैक्स लाइबिलिटी आई थी। ये आपसे पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा कि डेफर टैक्स एसेट क्या होती हैं, बस ये आपको इस परफॉर्मे में याद रखनी है, तो इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आस्क नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस आपको वैसे समझना है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस जो आपने दे रखे हैं, ये बात आप याद रखना कि ये टेकन नहीं है, ये आपने दिए हुए हैं। ठीक है, अगर टेकन होते तो फिर ये कहाँ मिलते आपको, लाइबिलिटीज में। और इनमें ना आने वाली कोई भी अदर नॉन करंट एसेट्स। तो ये 5 हेडिंग आपको मिलेंगी, इनको आप एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा। नॉन करंट एसेट्स जो मेन हेडिंग है, उस मेन हेडिंग की ये सब हेडिंग्स हैं। अब एक एक करके सब हेडिंग को देखते हैं और उसके अंदर सब हेडिंग कौन सी हैं वो भी चेक करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी सब हेडिंग है वो फिक्स्ड एसेट्स है। तो आपको पता ही है कि फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो या तो हम खरीदते हैं या हमें ज़रूरत होती है, फॉर द पर्पस ऑफ रीयूज़ हम उनका उपयोग दोबारा करेंगे। ठीक है, हमने उनको इसलिए नहीं खरीदा है कि हम उनको बेचेंगे या उनकी ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, और फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये भी इसमें होता ही है नॉर्मली। तो फिक्स्ड एसेट्स को जो क्लासीफाई किया है वो 4 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स। तो जैसा आपको पता ही है कि टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है और जिनको देखा और छुआ जा सकता है। तो इसमें क्या क्या आता है जो टेंजिबल एसेट्स कहलाता है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, मोटर कार है या व्हीकल्स हैं, कंप्यूटर है, ऑफिस इक्विपमेंट है, और ऐसी और चीज़ें हो सकती हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं और जिनको देखा और छुआ जा सकता है, वो क्या कहलाती हैं, टेंजिबल एसेट्स। तो इसका दूसरा आपको पता ही है क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये वो एसेट होती हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इनको देखा और छुआ नहीं जा सकता, जैसे पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये इनमें से कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है जो क्या कहलाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स। इनके आप नाम जरूर याद कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि पेपर में सिर्फ यही पूछा जाता है कि ये किसका पार्ट है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि ये इंटेंजिबल एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट है, और मेन हेडिंग कौन सी है इसकी, नॉन करंट एसेट्स। फिर आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऐसी टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज़ किया जाता है जो अभी बनकर तैयार नहीं हुई है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब चाहे वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन हो या कोई प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन हो, तो ऐसी कोई भी टेंजिबल एसेट जो अभी तक पूरी तरह से बनी नहीं है वो कहलाती है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ऐसी ही फिर हमारे पास इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट होता है, वो भी विकास की जो प्रक्रिया है उसके अंदर हो सकती है। अब ऐसी कोई भी इंटेंजिबल एसेट जो अभी अंडर डेवलपमेंट है उसको कहा जाता है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये फिक्स्ड एसेट्स की चौथी सब हेडिंग है। तो इसके अंदर मेडिसिन हो सकती है कि अभी डेवलप हो रही है, जैसे आप जानते हो इस समय कोरोना की चल रही है, तो ये सारी चीज़ें अगर कोई कंपनी अपने नाम से पेटेंट करा ले तो इसके ऊपर जितना खर्चा इस समय हो रहा है वो सब क्या कहलाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। जब तक वो डेवलप नहीं हो जाती, जो भी उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है उस एक पर्टिकुलर कंपनी द्वारा, वो क्या कहलाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ऐसे ही कोई और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है जो अभी अंडर डेवलपमेंट कंडीशन में हो, तो वो एक इंटेंजिबल एसेट जो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई है। जैसे मैं कोई एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, जैसे मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ, और वो सॉफ्टवेयर अभी तक जो है पूरी तरह से बना नहीं है, पर उस पर पैसे खर्च
हो रहे हैं तो वो कहलाता है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अब हमारी दूसरी सब हेडिंग आती है नॉन करंट एसेट्स की, जो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये दूसरी सब हेडिंग है, पहली फिक्स्ड एसेट्स की, दूसरी पर आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती हैं जो हमारे पास होती हैं इसलिए कि हम उनको बेचेंगे नहीं, बल्कि कि उनको लंबे समय तक अपने पास रखेंगे, उनको इन्वेस्ट कर कर पैसा हम उसी में इन्वेस्ट रहने देंगे फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब वो चाहे इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी हो, वो चाहे इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर या बॉन्ड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, और चाहे वो कोई और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो, वो स्पेसिफाई हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इन्हीं को, ये उसके एग्जाम्पल हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के। थर्ड मेन जो सब हेडिंग है उस पर चलते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट। अगर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ऑलरेडी है लाइबिलिटी साइड में तो फिर आपको डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं मिलेगी, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही मिलती है, दोनों कभी नहीं मिलती। तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स आर ऑलवेज नॉन करंट। दिस इज इन अकॉर्डेंस टू विथ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। डेफर्ड टैक्स कब एसेट कब आती है, कब अराइज होती है, जब आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो अकाउंटिंग इनकम से ज़्यादा निकलती है, तो ये आपकी डेफर्ड टैक्स एसेट बनती है। तो टैक्सेबल इनकम क्या होती है? टैक्सेबल इनकम का मतलब है जो एज पर लॉ, इनकम टैक्स लॉ डिटरमाइन की जाती है, वो होती है हमारी टैक्सेबल इनकम। अकाउंटिंग इनकम क्या होती है? जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस आप फॉलो कर रहे हो, एक एंटरप्राइजेज जो भी फॉलो कर रही है, अब जैसे वो लीफो मेथड या फीफो मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV मेथड फॉलो करती है, जबकि इनकम टैक्स रिटर्न तो WDV ही कहता है, और आपने अगर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रखा है तो आपकी ऑब्वियसली है टैक्स लाइबिलिटी दोनों से अलग अलग आएगी, आपकी इनकम जो है दोनों से अलग अलग आएगी। तो अगर टैक्सेबल इनकम आपकी ज़्यादा आती है और अकाउंटिंग इनकम कम आती है तो फिर आपका डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है, एंड नहीं तो अगर अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा हो और टैक्सेबल इनकम कम हो तो फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनती है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होगी तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी में शो होगी, अगर डेफर्ड टैक्स एसेट होगा तो वो नॉन करंट एसेट्स में आएगा, थर्ड हेडिंग होगी। अब हम फोर्थ पर चलते हैं। फोर्थ हमारी लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस हैं। तो यहाँ पर वो लोन एंड एडवांसेस होते हैं जो हमें मिलेंगे, वापस मिलेंगे 12 महीने के बाद या एक ऑपरेटिंग साइकिल के बाद। जैसे कैपिटल एडवांसेस, आपने किसी एसेट को खरीदने के लिए आप किस्तें दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, या इंस्टॉलमेंट में पैसा कहीं पर जोड़ रहे हैं, वो कहलाता है। या आपने एक सिक्योरिटी ली है, सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है, कोई आपने रेंट पर चीज़ दी या कुछ भी दिया जहाँ पे आपको क्योंकि ली है आपने रेंट पर, कोई एक प्रॉपर्टी आपने ली है और वहाँ पर आपने सिक्योरिटी जमा कराई है और उसका जो टाइम पीरियड है वो 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा है, तो ऐसी कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस के अंदर आती है। ये करंट एसेट्स नहीं होती जहाँ पर आपने 12 महीने से ज़्यादा या ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा एडवांस किसी को दे रखा हो। तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम अपनी फिफ्थ मेन हेडिंग पर चलते हैं, और मतलब कि सब हेडिंग पर चलते हैं। तो वो है अदर नॉन करंट एसेट, जो उनमें नहीं आई। जितनी नॉन करंट एसेट्स अभी पीछे गई, अगर कोई उसमें नहीं आती तो वो यहाँ लिखनी पड़ती है। जैसे आपकी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर मिलता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर मिलता है, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, ये नॉर्मली यहाँ नहीं मिलेगा ट्रेड रिसीवेबल, ये करंट एसेट्स का पार्ट है। पर अगर 12 महीने से ऊपर या आपकी ऑपरेटिंग साइकिल से ऊपर आपके ट्रेड रिसीवेबल होते हैं तो वो फिर यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। ऐसे ही ये दोनों चीज़ें आज के समय में कंपनीज एक्ट हमें ये कहता है कि अब ये दोनों चीज़ें उसी साल आप राइट ऑफ कर देंगे जिस साल आप ये देंगे। तो नॉर्मली अब आपको ये भी वहाँ पर नहीं मिलेंगे, तो आपको अदर नॉन करंट एसेट्स में नॉर्मली आज की डेट पर इतनी चीज़ें नहीं मिलती। पहले क्या होता था कि ये धीरे धीरे 5 साल में 7 साल में राइट ऑफ होते थे, तो इतने ये राइट ऑफ नहीं होते थे, इतने इनको हमें नॉन करंट एसेट्स में लिखना पड़ता था। जब ये राइट ऑफ हो जाते थे तो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाते थे।
नेक्स्ट है हमारा करंट एसेट्स, ये दूसरा पार्ट आता है एसेट्स का, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें आप देखोगे तो 6 सब हेडिंग्स हैं, तो ये करंट एसेट्स की 6 सब हेडिंग्स है। देखिए मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उनको आपको ध्यान रखना है, ये सारी सब हेडिंग है, ये हमारी मेन हेडिंग है एसेट की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में मेन हेडिंग, सब हेडिंग और सबकी सब हेडिंग पूछी जाती है, तो उसी हिसाब से आप जवाब देंगे। तो देखिए करंट इन्वेस्टमेंट सबसे पहले, जैसे वहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी, यहाँ करंट इन्वेस्टमेंट आई। इन्वेंट्री जिसको हम स्टॉक के नाम से भी जानते हैं, तो वो यहाँ पर आएगा। अभी देखोगे आप कितने प्रकार के स्टॉक होते हैं। फिर ट्रेड रिसीवेबल जिसमें BR और हमारे डेटर्स आते हैं। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आप अभी देख ही रहे थे। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस जो विद इन 12 मंथ या एक ऑपरेटिंग साइकिल के बीच में हो। और अदर करंट एसेट जो इनमें से ना कहीं पर आई हो। एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट आई, ये वो एसेट्स हैं जो मेरे पास, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो मेरे पास हैं, ठीक है। इनका पर्पस तो रीसेल नहीं है, पर इनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और कहीं के 12 मंथ के अंदर अंदर या एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर, तो इनको क्या कहा जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल वही है, पर टाइम पीरियड बस आपको याद रखना है, 12 महीने होने चाहिए या एक ऑपरेटिंग साइकिल के बीच में। एग्जाम्पल वही सारे लिए हुए हैं, तो जो भी एग्जाम्पल टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर टाइम 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा है तो यही चीज़ें नॉन करंट बन जाती हैं, पर अगर 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हैं तो ये करंट बन जाती हैं। चलिए आगे, इन्वेंट्री आती है, स्टॉक। तो इट मीन्स स्टॉक जो आपके पास है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, आप उसको बेचेंगे और अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, अब वो चाहे रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में हो, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स हो गया हो, या स्टॉक इन ट्रेड में हो, या ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं कि ये दोनों भी हमारी क्या कहलाती हैं, इन्वेंट्री कहलाती हैं। और ये नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपसे नॉर्मली पूछी जाने वाली आइटम्स हैं, तो इन पर ज़रा विशेष ध्यान दीजिए। स्टोर एंड स्पेयर एंड लूज टूल, तो ये दो आइटम ऐसी हैं जो नॉर्मली जनरली आपसे पेपर में पूछी जाती हैं, तो इन पर आप विशेष ध्यान देंगे। ये दोनों ही क्या हैं, इन्वेंट्री, ये याद रखना है आपको। अब थर्ड हमारी सब हेडिंग आती है करंट एसेट्स की, वो है ट्रेड रिसीवेबल। अभी बताया था इसमें बिल रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर्स आते हैं, तो ये वो अमाउंट ड्यू होता है जो आपने गुड्स को बेचा हो या अपनी सर्विस रेंडर की हो उसके अगेंस्ट, और वो भी उधार में होनी चाहिए जब ये बनेंगी, तो ये उस समय निकलती हैं। बिल रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर इसके पार्ट होते हैं। अब आता है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश तो अपने आप में दो तरीके से हो सकता है, एक कैश इन हैंड और एक कैश एट बैंक, जो आपका बैंक बैलेंस है। ये चेक या ड्राफ्ट ऑन हैंड हो सकता है कि चेक अभी तक आपने बैंक में जमा ना कराया हो, या बैंक ड्राफ्ट अभी आपने बैंक में जमा ना कराया हो। ईयर मार्क बैलेंस विद बैंक एक बैलेंस है जो किसी स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए आपने क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, रोक रखा है, तो वो इसका पार्ट होता है। बैलेंस विद बैंक हेल्ड एज मार्जिन मनी, अगर मार्जिन मनी के रूप में आपने उसको स्टॉप करा रखा है, ब्लॉक करा रखा है, तो वो भी इसी का पार्ट होता है। और सिक्योरिटी अगेंस्ट बोरोविंग, उधार के अगेंस्ट अगर आपने सिक्योरिटी दे रखी है तो वो उतना अमाउंट भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट बनता है। तो ये हेडिंग्स थी जिनको आपको एक बार ध्यान देना है, ऊपर की हेडिंग आपको इजीली समझ में आ जाती हैं, ये 3 हेडिंग के ऊपर थोड़ा आप ध्यान दीजिए, पेपर में पूछा जाए तो ये इसके किसके पार्ट हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटी एक और ऑप्शन होता है, तो उसको भी आपको याद रखना है। अब हमारी फिफ्थ मेन हेडिंग सब हेडिंग आती है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। यहाँ आपको पता ही है कि 12 महीने या एक ऑपरेटिंग साइकिल के बीच में आप वो जो है पैसा वापस पा लेंगे, तो उसको कहा जाएगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। अब वो चाहे इंस्टॉलमेंट ड्यू हो आपके बोरोवर से जिसको आपने उधार दे रखा है, सिक्योर्ड वाले, डेटर वाले नहीं, ठीक है। सिक्योर्ड का मतलब जैसे शेयर, ये शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, ये वाला।
और कोई भी एडवांस जो आपने दे रखा है और वो रिकवरेबल हो कैश के विद इन 12 मंथ या ऑपरेटिंग साइकिल के बीच, तो वो पार्ट किसके होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस के। अब आती है हमारी लास्ट जो सब हेडिंग है वो है अदर करंट एसेट्स। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि इसकी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अब वो चाहे प्रीपेड एक्सपेंसेस के रूप में हो, चाहे वो अक्रूड इनकम हो आपकी, चाहे वो कोई एडवांस टैक्स आपने दे रखा हो जो हमारा इसमें प्रोविज़न फॉर टैक्स आता है, नहीं प्रोविज़न तो वहीं रहेगा, एडवांस टैक्स का मतलब आपने टैक्स ही पहले से पे कर रखा है, डिविडेंड रिसीवेबल इसके अंदर आता है, और अनअमोर्टाइज एक्सपेंस या लॉस जो 12 महीने के अंदर आपको राइट ऑफ करना है वो इसके अंदर आता है। नॉर्मली आज के समय जितने भी लॉसेज हैं या अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो सब 12 महीने में ही हमें राइट ऑफ करने होते हैं, तो ज़्यादातर वो सारी चीज़ें अदर करंट एसेट्स में आ जाती हैं। अब वो चाहे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो, लॉस ऑन इशू ऑफ क्या कहते हैं प्रेफरेंस शेयर हो, डिस्काउंट वाली चीज़ें जो हैं वो सारी यहाँ पर ही आती हैं। अब कुछ चीज़ें क्योंकि हमारी जो बैलेंस शीट थी वो यहाँ पर पूरी हो जाती है, सारी मेन हेडिंग सब हेडिंग मैंने आपको बता दी। अब कुछ नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा जाता है जिसमें सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए समझनी और जाननी ज़रूरी है वो है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। ये वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो अराइज हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, मतलब इनको आपको देना पड़ भी सकता है पर नहीं भी देना पड़ सकता। पर जो 11th में आपने प्रूडेंस कंसेप्ट पढ़ा था वो ये कह रहा था कि हर लॉस को आपको कंसीडर करना ही करना है, तो डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट डू कंसीडर एनी काइंड ऑफ लॉस। तो वही हम यहाँ करते हैं और इसीलिए उनको क्या बना देते हैं, अपनी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बना देते हैं। ऐसी ही एक कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी जो आपके कैश फ्लो में भी बहुत काम आएगी वो है प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर वाला, ठीक है। तो वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है क्योंकि अभी वो आएगी नहीं आएगी शेयर होल्डर पर डिपेंड करता है, शेयर होल्डर उसको अप्रूव करते हैं या नहीं करते, तो इसलिए वो यहाँ लिखा जाता है। कोई भी क्लेम आपका हो जो कंपनी के ऊपर हो पर अभी तक वो एक्नॉलेज ना हो, ठीक है, कि उसको अभी डेप्ट नहीं बनाया, अभी वो अंडर कंसिडरेशन है, अंडर वो लो है, अभी जब तक लो या जो हमारे कोर्ट हैं वो उसको डिक्लेयर ना कर दे जब तक वो नहीं बनेगा, पर आपको उसके लिए अपनी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बनानी ही पड़ती है। आपने कोई भी गारंटी दे रखी है कंपनी ने, वो भी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है कि अगर जिसके लिए आपने गारंटी दी है वो काम आप नहीं कर पाए या वो व्यक्ति नहीं उसको पूरा कर पाया तो फिर आपकी वो लाइबिलिटी बनेगी। और कोई भी ऐसी मनी जो कंपनी ने जिसके लिए कंपनी कॉन्टीजेंटली लाइबल हो वो भी इसी का पार्ट होती है। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को समझना ज़रूरी था बच्चों। अब एक और चीज़ होती है जो नोट्स टू अकाउंट में आती है वो है कैपिटल कमिटमेंट। कैपिटल कमिटमेंट का मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आपने कमिट कर रखी है पर पे नहीं की अभी तक, आपने उसका वायदा कर रखा है पर पेमेंट अभी नहीं देनी, कब देनी है वो निश्चित नहीं है, ये गारंटी है कि पेमेंट देनी है। तो देयर आर कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट होती हैं या फ्यूचर लाइबिलिटी होती हैं फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन मेड। इसका मतलब वो नॉन लाइबिलिटी है। देखिए कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी वाली जो लाइबिलिटी थी ये अननोन लाइबिलिटी है, इनका पता नहीं है, ठीक है, क्या है ये अननोन लाइबिलिटी, ये हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, बट अगर आप इनको देखो तो ये नॉन लाइबिलिटी है क्योंकि आपने इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, आपने इनके लिए हामी भर रखी है। क्या क्या हो सकती हैं ऐसी, ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी वाला पार्ट नहीं है, इसको यहाँ से हटा दीजिए, ये इसका हिस्सा नहीं है, ये पिछले का हिस्सा था तो ये हटा देते हैं हम। अब इसमें होती है अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर पार्टली पेड। आपने किसी कंपनी के शेयर इनमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, 1000 शेयर आपके पास हैं, 10 रुपये का एक शेयर था, 10,000 रुपये आपको देने थे, बट अभी तक कंपनी ने जो कॉल्ड किए हैं वो ही सिर्फ 8 रुपीज़ किए हैं, दैट्स मीन्स आपने 8000 रुपीज़ कंपनी को दिए हैं, 2000 रुपये देने हैं ये कंफर्म है बट अभी तक नहीं दिए, तो वो पार्ट होता है जो आपकी कैपिटल कमिटमेंट है, देनी ही देनी है, बट टिल नाउ ये अभी तक दी नहीं गई है तो इसको कंसिडर करना पड़ता है।
ऐसे ही कोई अनकॉल्ड लाइबिलिटी हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट है जो अभी पार्टली पेड है, आपने कहीं पर और इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उसका देना आपको 1 लाख था, बट अभी उसने सिर्फ आपसे 50,000 मांगे हैं, ठीक है। आपने कोई बिल्डिंग बुक कराई, कोई फ्लैट परचेज कराया और उसके लिए अभी आपने 50% पेमेंट दे दी है, 50% पेमेंट रह गई है, तो क्या वो आपको देनी नहीं पड़ेगी? आपने तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा है, तो वो आपकी लाइबिलिटी है ही है, तो वो भी यहाँ पर कैपिटल कमिटमेंट पे आता है। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, आपने कोई ठेका ले रखा है, उस ठेके में आपने जो है 5 लाख का काम कर दिया है, अभी एस्टिमेट आपको ये बताता है कि 2 लाख रुपए का काम आपको अभी और करना है, ये आपको खर्च करना है, तो ये भी आपकी क्या है? कमिटमेंट है जो आपको देनी ही देनी पड़ेगी। एरियर ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की एक टाइप है कि आप अगर किसी साल आपके ढंग प्रॉफिट नहीं होता या बहुत कम होता है, तो आप प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है उसको क्यूमुलेट करेंगे, मतलब कि नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे जब आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी अगर प्रॉफिट आपके पास आता है तो ऐसे क्यूमुलेटिव डिविडेंड को आपकी कैपिटल कमिटमेंट है, आपको वो देना ही देना है, तो वो भी यहाँ आता है। ये दोनों ही चीज़ें आपकी नोट्स टू अकाउंट्स में शो की जाती हैं और ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि क्या होती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के साथ हमारी जो पूरी बैलेंस शीट थी वो यहाँ पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और उसकी आइटम्स को हम कैसे डील करते हैं। थैंक यू।